नमस्ते। आयुर्वेद शास्त्र व्यवहार 8वें भाग में हमारा अध्ययन हम जारी रखेंगे। रक्त धातु हेतु निदान और चिकित्सा। पहले वीडियो में हमने देखा था विधि शून्यति अध्याय में जो कुछ हेतु दिए हैं उसके सिवाय सध्यकालीन हेतु और शोणिताश्रित व्याधि भी हमने देखेंगे और उसका चिकित्सा सूत्र भी हमने पहले वीडियो में देखा था। यहाँ पर कुछ डाटा हम दे रहे हैं। चरक, सुश्रुत और वाग्भट तीनों संहिताओं में बताए गए रक्त प्रदोषजन्य जो व्याधि है उसकी एक तालिका यहाँ पर दी गई है। जो तीनों में दिए हुए हैं उसको हमने यहाँ पर लाल रंग में बताया है। कुष्ठ, विसर्प और रक्तपित्त ये तीनों संहिताओं में बताए गए हैं। उसी तरह से मुखपाक, प्लीहा, गुल्म और विद्रधि भी तीनों संहिताओं में बताए गए हैं। व्यंग, पिप्लु, तिलकालक ये भी तीनों संहिताओं में बताए गए हैं। यहाँ पर पिपासा एक महत्वपूर्ण लक्षण है जो रक्त प्रदोषजन्य व्याधि करके तीनों संहिताओं में बताए गए हैं। यहाँ पर जो संताप आदि दिया हुआ है इसमें से कोई भी तीनों संहिताओं में नहीं है। आगे की तालिका में भी ऐसा ही है। एक केस देखेंगे जो रक्त प्रदोषजन्य व्याधि इस तरह से तय करके सॉल्व किया है। मेल पेशेंट 53 ईयर ओल्ड, 60 किलो वजन, तीव्र उदरशूल, दक्षिणतः 20 और 21 दिन से उसकी अलग अलग तरह से अलग अलग जगहों में चिकित्सा चल रही थी। उसकी शुरुआत, उसके व्याधि का इतिहास ऐसा है कि उसको पहले ज्वर आया, उसके बाद एलोपैथिक चिकित्सा ली गई लेकिन उसमें उपशय नहीं मिला। इसलिए उसकी जो कुछ इन्वेस्टिगेशंस किए गए उसमें से उसका निर्धारण किया गया, उसका डायग्नोसिस किया गया जॉन्डिस। उसकी चिकित्सा शुरू करते वक्त ही ये डायग्नोसिस भी हुआ कि उसमें वो डायबिटिक भी है। इसलिए हाइपोग्लाइसेमिक और जॉन्डिस दोनों की चिकित्सा शुरू कर दी लेकिन उसमें भी उपशय नहीं मिला। इसलिए फिर से हॉस्पिटलाइज किया गया और कुछ इन्वेस्टिगेशंस किए गए। उसके हिसाब से ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कॉक्स करके उसका निदान हुआ। लेकिन उसके साथ और एक ओपिनियन लिया, उसमें ऐसा पता चला कि नहीं, इसमें एपेंडिकुलर परफोरेशन या लंप है। और फाइनल डायग्नोसिस जो उसका हुआ वो हुआ मैलिग्नेंसी। तो ये डायग्नोसिस की हम गति देख लें। पहले ज्वर, उसके बाद जॉन्डिस, उसके बाद डायबिटिस, उसके बाद कॉक्स, उसके बाद एपेंडिकुलर परफोरेशन एंड देन मैलिग्नेंसी। ये उसका केस पेपर है। एपेंडिकुलर लंप, न्यूली डिटेक्टेड डायबिटिस मेलिटस, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किया गया। ये उसका डिस्चार्ज कार्ड दूसरे हॉस्पिटल का है जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि लंप इन राइट इंग्वानल रीजन, एपेंडिकुलर लंप, कॉक्स एंड मैलिग्नेंसी। ये सीटी स्कैन का रिपोर्ट के आधार पर ये सब तय किए गए। बाकी के सब डिटेल्स यहाँ पर नहीं बताए हैं। ये उसका सोनोग्राफी का रिपोर्ट है जहाँ पर 9.8 into 6.3 लंप इज सीन इन राइट इंग्वाइनल फोसा। तो उसकी बायोप्सी और कोलोनोस्कोपी एडवाइस की गई थी। इसके बाद रुग्ण हमारे पास आया। उसका प्रोविजनल डायग्नोसिस जो लिखा गया वो है, अब परीक्षण के बाद, वो है वात पित्त प्रधान रक्त दुष्टिजन्य और क्वेरी गुल्म है, क्योंकि गुल्म की पूरी संप्राप्ति या पूरे हेतु यहाँ पर नहीं मिले। उसकी चिकित्सा जो दी गई, रक्तपाचक यानी जो ज्वर में बताए हुए काढ़े हैं, कलिंग कहा पटोलस्य पतरम कटुकरोहिणी, और दूसरा जो है पटोलम सारिवा मुस्ता पाठा कटुकरोहिणी, ये जो है वो रक्तपाचक है। प्रवाल पिष्टि 30 मिलीग्राम, मंडूर 30 मिलीग्राम और भूम्यामलेकी का घन 60 मिलीग्राम, ये 4 बार दिया गया। उसी तरह से अनुलोमन करने के लिए 250 मिलीग्राम अभिपत्तिकर चूर्ण, नारायण चूर्ण जो उदर अधिकार से है, और
शूल वज्रिणी वटी 30 मिलीग्राम, ये 2 बार दी गई। और अमृता अनंता सिचु, ये सिद्ध क्षीर दिया गया। महत्वपूर्ण चीज आगे आएगी। विश्वामलक यानी विश्वा, आमलकी और सैंधव, ये विश्वामलक योग है। फ यानी फलत्रिकादि गुग्गुल 60 मिलीग्राम, इससे सिद्ध किया हुआ मांसरस आहार में दिया गया। जो कुछ आहार जाएगा वह घृत शर्करा रोटी इतनी ही जाएगी और अर्धावशिष्ट जल ही पीना है, सादा पानी नहीं पीना है। सर्वांग संवाहन करने के लिए बोला गया, अश्वगंधादि तेल से कुजंबु करने के लिए। सर्वांग रौक्ष था क्योंकि 21 दिन से कोई भी कुछ भी आहार नहीं जा रहा था तीव्र उदर शूल के कारण, और उदर पीचू उष्ण तेल का दिया गया, बलाश्वगंधा तेल का ही। 7 दिन के बाद इतने से चिकित्सा से उत्तम शूलोपशय और उत्तम प्रभाव और बल वृद्धि हुई। वही चिकित्सा अभ्यंतर चिकित्सा आगे दी गई। इस चिकित्सा में महत्वपूर्ण समझने वाली जो चीज है वो है उसका निदान, उसके आधार पर दिया हुआ चिकित्सा। ये सब चीजें रक्त और पित्त की चिकित्सा करने वाली है, और ये जो सब चिकित्सा है ये अनुलोमन वाली है। ये बलवर्धन और अनुलोमन, बलवर्धन और रक्त प्रसादन की चिकित्सा है, और आहार पर उसके जल पर पूरा नियंत्रण यहां पर रखा है। कर्म चिकित्सा 14 दिन के बाद शुरू कर दी गई। उसमें क्षीर बस्ती ये प्रमुख चिकित्सा थी। कुल 6 बस्ती दिए गए 12 दिन में, एक दिन छोड़कर एक दिन, अल्टरनेट डे। बला, दशमूल, दुरालभा और परपटक, इससे सिद्ध 250 ml इतना ही सिद्ध क्षीर, उसमें 20 ml तिल का तेल और कल्क स्वरूप उसमें डाला गया रसांजन और मदन फल 2 ग्राम ईच। ये पूरे 12 दिन में 6 बस्ती होने के बाद शूल का पूर्ण उपशय हो गया, और ये तीसरे बस्ती के बाद सब सामान्य दैनिक व्यवहार एवं कामकाज वो उस व्यक्ति ने शुरू कर दिए। क्षीर बस्ती दिया गया, इसका कारण, इसके पीछे जो कारण है वो ऐसा है कि विरेचन और स्नेहपान इसकी प्रमुख चिकित्सा है उसके निदान के अनुसार। जो वातपित्त, रक्त दुष्टि वाला या गुल्म जैसा है, तो फिर भी यहाँ पर दी गई क्षीर बस्ती, क्योंकि जब बल कम रहे और आपको शोधन करना है जो विरेचन की तरह होना चाहिए, और विरेचन कर नहीं सकते क्योंकि बल कम है, और उतनी अग्नि की भी ताकत नहीं है कि इतना ज़्यादा हम स्नेह भी दे सके। इसके कारण जिसको विरेचन नहीं दे सकते उसको क्षीर बस्ती की तरह दिया जाए, ऐसा ज्वर चिकित्सा में आपको दिखेगा। उस संदर्भ का उपयोग करके यहाँ पर क्षीर बस्ती दिया गया। उसके बाद जब अग्नि की ताकत और आहार बढ़ते हुए रहने के कारण रुग्ण की ताकत बढ़ने के कारण आगे जाकर स्नेहपान और विरेचन का निर्धारण किया गया। स्नेहपान के लिए अमृता घृत और कल्याणक घृत दिया गया। 3 दिन में स्नेहपान होने के बाद उसको विरेचन एडमिशन करके दिया गया, क्योंकि ये जब विरेचन की दवा काम करने लगेगी तब फिर से वात वृद्धि होने की संभावना है या वात अवरुद्ध होने की भी संभावना है। इसको ध्यान में रखते हुए उसको रुग्णालय में प्रवेशित करके, एडमिट करके उसकी चिकित्सा की गई। कल्याणक गुलम और आमल की स्वरस, ये दोनों विरेचन के लिए इस्तेमाल किए गए हैं द्रव्य हैं। कल्याणक गुलम जो अष्टांग हृदय में दिया हुआ है, इसमें एक मूलभूत द्रव्य खुद आमल की स्वरस है, इसको जरूर मूल पाठ में पढ़ लें। कुल 9 वेग आए, कोई शूल नहीं, कोई भी दौर्बल्य नहीं। ये स्नेहपान और विरेचन सक्सेसफुल रहा। उसके दरमियान काफ़ी सोनोग्राफीज किए गए। 3 नवंबर 2014 से लेकर 2 फरवरी 15 तक, यानी आप पकड़ के चले 3 महीने के आसपास का पीरियड है। इसमें लास्ट वाला यहाँ पर दिया है, इसके बीच में भी 4 सोनोग्राफीज किए हैं। The lump which was seen in previous sonography is regressed and few mesenteric nodes are seen in the right inguinal fossa.
पूरी तरह से उपशय होकर उसके साथ भी उसको कोई भी डायबिटीज की दवा नहीं दी गई, ये एक महत्वपूर्ण चीज आप समझ लें। ना उसके बाद भी कुछ चालू रखा, उसके बाद 4 महीने के बाद फिर से एक सोनोग्राफी की, उसमें भी साधारण इसी तौर का रिपोर्ट आया, लेकिन वो लेबर काम करने वाला रुग्ण था, उसको कुछ ना कुछ स्नेह खाने में नित्य रखे, कटु लवण कम रखे, इतना पथ्य कहकर उसकी ट्रीटमेंट बंद कर दी गई। ना उसके डायबिटिक का ट्रीटमेंट कुछ किया गया, ना कुछ कॉक्स का ट्रीटमेंट किया गया। यह रुग्ण उसके बाद इसके ये कंप्लेंट्स लेकर कभी भी नहीं आया। हमारा अध्ययन आगे भी जारी रहेगा और कुछ केस स्टडीज हम करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।